नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का संग्रह लेकर, जो आगामी व्यापम एवं सीजीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है, हमारे संस्थान हेड ऑफिस रायपुर में नई बैच जो है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए जो है स्टार्ट हो रही है। क्लासेस जो है इंग्लिश मीडियम की होगी। टाइमिंग इसका रहेगा इवनिंग 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में 7 जून से क्लासेस आरंभ हो रही है प्री प्लस मेंस की। यहाँ पर समय रहेगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। वहीं 12 जून से हेड ऑफिस में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कक्षाएं आरंभ हो रही है। यहाँ समय रहेगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आज हमारे श्रृंखला के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन का पहचान करना है और बताना है। पहला दिया हुआ है, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा पैदा होती है। ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ही ऊर्जा पैदा होती है, जो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने से होता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जो भूपर्पटी के नीचे मौजूद ताप होता है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। 3 से 4 किलोमीटर नीचे जाने पर हमें अच्छी मात्रा में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो है एक अपारंपरिक और नवीनीकृत सोर्स होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल की अगर हम बात करें तो लाल और हरे दो रूपों में मिलता है। इसी के कारण समुद्र का पानी जो होता है हरा और लाल दिखाई देता है। यहां पर पूछा गया है इसका स्रोत जो है कौन सा है, महत्वपूर्ण स्रोत। तो ऑप्शन सी जो है आयोडीन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों को सूक्ष्म पोषण प्रदान करता है। यहां पर पूछा गया सूक्ष्म पोषक कौन सा है पौधों का। सूक्ष्म पोषक क्या होता है, सूक्ष्म पोषक ऐसे पोषक को कहते हैं जो पौधे को बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए होता है। गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी बोरॉन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, कांच या प्लास्टिक से बना हुआ तार होता है, जिस पर संकेत को हम बिना किसी डिस्टरबेंस के एक लंबी दूरी तक बहुत ही तेजी से भेज सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिद्धांत पर तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है। मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र में 3 स्तर पाया जाता है। एक जो स्तर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सबसे बाहरी स्तर, उसको स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं। अंदर का जो स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल, और एक सबसे आंतरिक स्तर होता है इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। तो ये जो दृष्टि पटल होता है इसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं। यहां पर जो है पिंड का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धान के लिए सर्वोत्तम खाद कौन सा है। ये ऑप्शन में हमें बताना है। यहां पर ऑप्शन सी एजोला पिन्नाटा
एक उत्तम खाद है। एजोला पिन्नाटा में अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में मौजूद होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और नाइट्रोजन जो है धान की फसल की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो एजोला पिन्नाटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो इसकी जो शाखा कहलाती है वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हम मनुष्य और वनस्पति के बीच अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है? प्रतिजन को हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? तो शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए या प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण के लिए एंटीजन पाए जाते हैं। यहां पर पूछा है प्रतिजन नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी ओ जो है एक ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है। बाकी ऑप्शन ए, बी और आर एच जो है हमारा प्रतिजन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? गिवन प्रश्न में ऑप्शन बी जो है टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग है, जो दूषित जल और दूषित भोजन के साथ संचरण होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायरस जनित रोगों का समूह निम्न में से कौन सा है? वायरस जनित रोगों का समूह बताना है, मतलब बैक्टीरिया जनित जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हेपेटाइटिस एवं टाइफाइड में देखिए, टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसलिए ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। पोलियो एवं डेंगू की बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों जो है वायरस जनित रोग होता है। वही बात करें हम टिटनेस की, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। हैजा भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिजीज है, इसलिए बाकी के दोनों ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो एवं डेंगू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हैं, जो एक रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस होता है। इससे संबंधित जो मेडिसिन है उसको हम लोग एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है किसके द्वारा? तो विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, यहां पर गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वाष्पीकरण करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, तो किसी विलयन को जब वाष्पीकृत किया जाता है तो उसमें घुले हुए पदार्थ या जो विलेय होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो द्रव होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस होती है, ठोस डैश क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं इसका उत्तर, बहुत ही सरल प्रश्न है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो होती है ड्राई आइस, ये सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु किसे बोलते हैं? तो दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या ठोस विलयन को हम लोग मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। गिवन ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टील जो है हमारा एक मिश्र धातु है, जो बना होता है लोहा और कार्बन से। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।